बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटो बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड आर ओबेइंग द कोविड-19 रूल। व्हाट इज़ दैट रूल? स्टे होम, स्टे सेफ। और सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस रूल को ओबे कर रहे हैं और अल्लाह करे हम सारे इस आफत, ये जो कोरोना की आफत आई हुई है, हम इससे महफूज रह जाएं। अब हम एक अहम बात करते हैं और फिर अपना प्रॉपर काम शुरू करते हैं। याद रहे बच्चों, अब बॉल आपके कोर्ट में है। नाउ यू हैव बिन प्रोमोटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जितने मार्क्स बच्चा लेगा उतने ही उसको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। लिहाजा सारे बच्चे ज़ोर लगा के वर्क करो, मैक्सिमम एफर्ट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो ताकि उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में मिलें। पिछले सालों में बहुत मरतबा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक साल में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, दूसरे में पुअर आ गए हैं, या एक साल पुअर आ गए हैं, अगले साल अच्छे आ गए हैं। तो आपने ख्याल करना है ज़रा, ताकि आप बेहतरीन मार्क्स लेके सारे के सारे बच्चे MBBS में चले जाओ और ये भी एक एल्पाइन का रिकॉर्ड बन जाए कि जी सारे बच्चे फ़लाँ ईयर कोरोना वायरस वाले डिसीज़ वाले साल में सारे डॉक्टर बन गए थे। तो आज अब हम प्रॉपर लेसन की तरफ जा रहे हैं। आप एक काम करेंगे, डेली अपने साथ पेन और नोटबुक रजिस्टर वगैरह ज़रूर साथ रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको कोई चीज़ बाज़ों का इधर टॉपिक में नहीं है या हट के कोई बात करनी है तो वो मैं आपको कह दिया करूँगा कि ये नोट कर ले, ये वर्ड इसका मतलब ये ऐसे इस तरह से, तो ताकि ये भी हमारे काम आ जाए। चीज़ें साथ रखनी है आपने। आज का लेसन बच्चों बहुत आसान है और आलमोस्ट सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 15 है सेकेंड ईयर का, ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन है या इस तरह की चीज़ें हैं या कोई MCQ टाइप आसान, बहुत ही आसान है। तो वो जो लेक्चर समझाने वाला मैकेनिज़्म कुछ भी नहीं है आज के लेक्चर में, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम काम शुरू कर रहे हैं। अगर मैं लेक्चर दे चुका हूँ और फिर आपने सुन लिया हुआ है और आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है जहन में, तो आप मुझसे क्वेश्चन वो पूछ लिया करेंगे। कैसे पूछेंगे? वो आपने बस बेजा क्वेश्चन ही पूछना, काम की बात पूछनी है और अगर ज़रूरत हो तब पूछिए। और वो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं और अपना भी मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कौन पूछते हैं। तो 033374700149 नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपने पूछना है 033374700149। इस पे आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर का। हमारा चैप्टर का नेम है होम्योस्टेसिस और फर्स्ट हेड है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होमियो सेम, स्टेसिस स्टे, सेम स्टे रहना, सेम रहना। अब हम आगे देखते हैं क्या सेम रहना। अब हम कह रहे हैं कि दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक ही स्पीशीज़ के, एक ही नस्ल के अफराद हैं। मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या किसी मैमल की बात कर लेते हैं, किसी एक की, या किसी बर्ड की बात कर लेते हैं, किसी भी एक नस्ल की बात हम कर लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को स्पीशीज़ के तौर पे, एक स्पीशीज़ के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो अल्लाह मियाँ ने सारी दुनिया के इंसानों में ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट रखा है। हमारी बॉडी के अंदर का जो माहौल है, मतलब ये कि हमारी बॉडी में ये देखिए ज़रा, अमाउंट ऑफ वाटर, वो जो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 2 में टेबल पढ़ा था, इतने % वाटर, 70% वाटर, तो वो फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है। स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, वरना बॉडी कोशिश कर रही है कि सेम ही रह जाए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, सोडियम की, क्लोराइड की, फ़लाँ मुख्तलिफ साल्ट्स की जो अमाउंट है वो भी फिक्स है। टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का
फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में लें, वो फिक्स है, वो आप बच्चों को पता है। तो ये होम्योस्टेसिस है कि सेम रह जाना बॉडी के अंदर इन चीज़ों का जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब बॉडी में सेम रहना चाहिए, जो अल्लाह ने दिया ऑलमोस्ट वही रहना चाहिए, कोई ज़रा सा ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑलमोस्ट वही रहना चाहिए। ड्रास्टिक चेंज, शदीद तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब इधर आइए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हम किसी मैदानी इलाके में रह रहे हैं, किसी सहरा में रह रहे हैं, दरिया में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इट इज़ कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करना, कभी कम होना, कभी ज़्यादा होना। तो कभी आंधी है, कभी तूफ़ान है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है कुछ, तो ये चेंज आ रही है मुसलसल। तो फ्लक्चुएशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन है और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब ये जो चेंज आ रही है, इट मे हार्म द ऑर्गेनिजम्स, बॉडी के माहौल को डिस्टर्ब कर सकता है ये बैरूनी माहौल। अब इससे बचने के लिए बॉडी क्या कर रही है? इंटरनल एनवायरनमेंट रेजिस्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। बॉडी कोशिश करती रहती है कि रुकावट बने। वो जो बाहर चेंज आई है, वो शदीद गर्मी पड़ गई है, हमारी बॉडी के अंदर वो शदीद गर्मी ना पड़े। बाहर बर्फ़बारी हो रही है, अंदर का माहौल उतना ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल बॉडी का वही रहना चाहिए जो अल्लाह ने हमें नेचुरली दिया हुआ है। लिहाजा बॉडी अपनी प्रोटेक्शन करती रहती है। अब हम इसकी डेफिनेशन बाकायदा जो हम लिखना है, जो लाजमी हर बच्चे को आनी चाहिए, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मैंने कहा था कि कांस्टेंट रह जाना, होम्यो सेम, स्टे रहना, सेम रह जाना। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी कोशिश कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है अपने आप को फ्राम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, जो कमी बेशी आ रही है उसके नुकसान से। कहाँ आ रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। मैंने कहा है आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बॉडी का बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों के नुकसान से अपने आप को बचाने की कोशिश करना, दिस इज़ होम्योस्टेसिस। तो ये हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस में एक लाइन हम लिख देंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज होम्योस्टेसिस, तो इसकी ये लाइन भी साथ लिख दीजिएगा। होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट। मे भी हो सकता है, हल्का सा आइडिया है, हो सकता है कि MCQ भी आ सकता है ये। होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट विच मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो मेन मैकेनिज़्म है, सेंट्रल मरकज़ी मैकेनिज़्म है, वो होम्योस्टेसिस है। और यही सारी बॉडी के मुख्तलिफ चीज़ों को बैलेंस में रखा हुआ है इसी होम्योस्टेसिस ने। मोस्ट ससेप्टिबल मुमकिना, पॉसिबल, जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, अज्जा हैं, चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा इम्कान है जिनके ख़राब होने का, जिनमें चेंज आने का। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मिकदार डिस्टर्ब हो सकती है, सॉल्यूट्स, नमकियात डिस्टर्ब हो सकते हैं, और बॉडी टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें हैं स्पेशली जिनका ज़्यादा चांसेस हैं डिस्टर्ब होने के बैरूनी माहौल की वजह से। अब हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स होम्योस्टेसिस के बुनियादी अज्जा। तो ये सारे जो मैंने यहाँ हमारी बुक में 3 वर्ड लिख दिए हुए हैं, ये तीनों होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी और नमकियात को बैलेंस में रखती है बॉडी, कोशिश करती है कि पानी और नमकियात की मिकदार बैलेंस में रह जाए, ऑलमोस्ट वही रह जाए, इसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो हमने लिखना है बोर्ड पेपर में या टेस्ट में, द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। वो तरीका, वो मैकेनिज़्म रेगुलेट करना, कंट्रोल करना नमकियात की मिकदार को, और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, और पानी जिस्म में आ रहा है या जिस्म से बाहर जा रहा है, मिसाल के तौर पे स्वेट, पसीने की शक्ल में लॉस हो रहा है, तो
इसको मेंटेन रखने को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इस बात को कंट्रोल करना कि सॉल्यूट की मिकदार कितनी बॉडी में रहनी चाहिए और पानी कितना बाहर जाना चाहिए, कितना बॉडी के अंदर आना चाहिए। तो ये है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, माहौल से बॉडी में कितना आना चाहिए या ऑर्गेनिज्म की बॉडी से माहौल में कितना जाना चाहिए पानी। दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो पानी और नमकियात को बैलेंस में रखने को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अगला है एक्सक्रीशन। ये सारे बच्चों को पहले से ही पता है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी चैप्टर में हमने नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करनी है। नाइट्रोजन रखने वाले जो हमारे ऑर्गेनिज्म में बेसिक वेस्ट हैं वो है एमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमारी बॉडी में, हर बॉडी में मुख्तलिफ, किसी में यूरिया बन रहा है, किसी में एमोनिया बन रहा है, किसी में यूरिक एसिड बन रहा है, किसी में 2 बन रहे हैं, किसी में 3 बन रहे हैं, किसी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में। और ये इनकी भी बॉडी में मिकदार नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगी बॉडी के लिए डेंजरस है, लिहाजा इनको बॉडी एलिमिनेट करती है। यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से रिमूव होता रहता है ये बॉडी से यूरिया जो हमारा वेस्ट है। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट को जिस्म से रिमूव करने के प्रोसेस का नाम एक्सक्रीशन है। तो याद रखिएगा, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और तीसरा है थर्मो। थर्मो आपको पता है टेम्परेचर, तो जिस्म के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने को थर्मो रेगुलेशन। सीधा सीधा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन टॉलरेबल रेंज, उतना टेम्परेचर जिसको हम बर्दाश्त कर सकें। और हमारी बर्दाश्त की नॉर्मल रेंज अल्लाह ने दी हुई है, सेल्सियस में 37 है या फ़ारेनहाइट में 98.6 है। इसमें स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, वो उसकी खैर है, लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, शदीद तब्दीली नहीं आनी चाहिए। आगे अब हम इसी टॉपिक में कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। इस कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस में एक शार्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, एक मरतबा किसी बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है कि कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ज़िंदा जिस्म का, और फिज़िकल और डेड चीज़ों का, हमारी मशीनों का, जैसे रेफ्रिजरेटर का, एसी का कंट्रोल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। तो आलमोस्ट एक जैसा ही इनका तरीक़ाकार है। तो लिविंग बॉडी में रिसेप्टर्स डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मालूम करने वाले रिसेप्टर्स, आज़ाए हिस्स हमारी बॉडी में जिसमें अल्लाह ने रखे हुए हैं, जो ये चेक करते रहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और चेक करके बताते रहते हैं, मालूम करके बताते रहते हैं कंट्रोल सिस्टम को। और हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे यानी यूँ कह लीजिए हमारे दिमाग को। बाकी डिटेल में बाद में जाएंगे कि वो कंट्रोल सिस्टम में और क्या क्या आता है। तो रिसेप्टर्स, आज़ाए हिस्स जो हैं वो टेम्परेचर चेंज को फील करते हैं, और फिर रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, और फिर वो मैसेज कन्वे कर देते हैं कि इतना टेम्परेचर है, वो बता देते हैं ज़्यादा है, सर्दी लग रही है जिस्म को या गर्मी लग रही है, या जो भी सूरत हाल है वो आगाह करते रहते हैं कंट्रोल सेंटर को, दिमाग वगैरह को। और फिर कंट्रोल सेंटर फिर क्या करता है, सेंड्स सिग्नल्स टू इफेक्टर्स। इफेक्टर कहते हैं आज़ाए अमल, वो आज़ा जिन्होंने ओबे करना है हमारे कंट्रोल सिस्टम को, हमारे दिमाग को। यानी दिमाग जिन आज़ा को कहेगा कि भाई ये करो, जिस्म को सर्दी लग रही है, जिसमें जल्दी से जिस्म को गर्म करो, भाई जिस्म को गर्मी शदीद लग रही है, जल्दी से पसीना बहाओ, और पसीने के साथ जिस्म की हीट खारिज हो और जिस्म का टेम्परेचर कम हो। तो इस तरह से कंट्रोल रिसेप्टर मैसेज देंगे कंट्रोल को, और कंट्रोल सेंटर फिर कहेगा इफेक्टर्स को। और ये इफेक्टर कौन है, हमारे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, मसल्स हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं, ये इफेक्टर्स होते हैं। और वो फिर एक्टिवेट कर देंगे जिस मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी। अगर ठंडा करना है जिस्म को तो कूलिंग सिस्टम मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, अगर जिस्म को गर्म करना है तो वार्मिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी बॉडी का। ऐसा ही ये मशीनों में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी ऐसा ही है, एसी वगैरह में भी ऐसा ही है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में वहाँ पे सेंसर लगा होता है।
यानी थर्मामीटर लगा होता है जो डिटेक्ट करता रहता है टेम्परेचर चेंज को, यानी सिस्टम, उस सिस्टम में, उस मशीन में वो चेक कर रहा है कि टेम्परेचर अब कितना है। फिर सेंसर क्या करता है, सिग्नल, उस जो भी टेम्परेचर फील किया उसका सिग्नल कन्वे कर दिया कंट्रोल सेंटर को। वहाँ पे भी कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे भी थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो जिसको मैसेज दिया जाता है, और कंट्रोल सेंटर फिर स्विच ऑफ कर देगा ठंडा करने वाले यूनिट को या गर्म करने वाले यूनिट को, डिपेंड करता है किसकी ज़रूरत है। ज़्यादा ठंडा हो गया ज़रूरत से तो ठंडे यूनिट को, या अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो हीटिंग यूनिट को स्विच ऑफ कर देगा ताकि वो टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाए जितना चाहिए। तो ये हमने कंपेयर कर लिया, ये भी बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान है आज की जो बातें हैं सारी की सारी। थोड़ा सा और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ और मज़ीद कुछ ज़रा पेज का बाकी हिस्सा आपको शो करता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, अभी मैंने बताया है कंट्रोल सिस्टम की मैंने बात की थी। तो कंट्रोल सिस्टम के हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडीज़ में, मैंने अभी कहा था ये कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल सिस्टम है और इफेक्टर्स हैं। तो रिसेप्टर का काम है, मैंने कहा है बॉडी टेम्परेचर को वगैरह को या जिस्म की तब्दीलियों को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो गया, ज़्यादा हो गया है, उसको फील करेंगे ये, फिर कंट्रोल सिस्टम को बताएंगे, रिसेप्टर्स मैसेज देंगे कि भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है, और फिर कंट्रोल सिस्टम फिर इफेक्टर से कहेगा कि भाई जिस्म के टेम्परेचर को कम करो, वापस ले आओ, टेम्परेचर को नीचे ले आओ। जो भी आपने स्ट्रेटजी, जो भी तरीका इख्तियार करना है, जिस्म में पसीना बहाना है या बॉडी में कोई और तरीके हैं जिस वो बाद में ये भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दे ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल लेवल। तो ये कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स। एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी इसके एंड पे करनी है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीड, इन्फॉर्म, इतला देना, बैक, वापस। मसलन हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी पूरी बॉडी से इतला मिलती रहती है। अभी हमने कहा रिसेप्टर इतला देते रहते हैं, वो पाँव में है या हमारी टांगों में है या पेट में है या हाथ में है या आँख में है या स्किन में है या जहाँ पे भी है, तो वो बैक वापस कंट्रोल सिस्टम को मैसेज कन्वे करते रहते हैं कि भाई अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, फ़लाँ चीज़ का लेवल, शुगर लेवल बॉडी में इतना है और जिस्म का टेम्परेचर इतना है और साल्ट फ़लाँ इतना है। तो डिटेक्शन ऑफ चेंज, जो तब्दीली आई है किसी चीज़ में जिस्म के अंदर, उसको महसूस करना और सिग्नल और फिर मैसेज देना टू कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम को बताना फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स, ताकि कंट्रोल सिस्टम फिर इफेक्टर से कहे, आज़ाए अमल से कहे, यानी मसल्स वगैरह से कहे कि वो उस चीज़ को जो ज़्यादा हो गई हुई है बॉडी में, जिस चीज़ को या कम हो गई है, उसको नॉर्मल करे। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। इतला देना वापस, और वापस कंट्रोल सिस्टम को, और कंट्रोल सिस्टम फिर जिस्म के आज़ा को कहेगा कि भी फ़लाँ चीज़ को जो डिस्टर्ब हुई उसको ठीक कर दो। एक वर्ड ये भी याद रखना है, नेगेटिव फीडबैक। ये भी हमारी बुक में इस टॉपिक के एंड पे लिखा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक होता है इनवर्स इफेक्टर्स रेस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे बाहर के माहौल में जो चेंज आई है, मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म के इर्द गिर्द जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, शदीद गर्मी पड़ गई है, ये हो गया, हमारे माहौल में चेंज आई। अब नेगेटिव फीडबैक क्या? नेगेटिव उलट, इन्वर्स उलट। हमारे इफेक्टर क्या करेंगे? उलट काम करेंगे। यानी अगर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो वो जिस्म को ठंडा करेंगे, अगर सर्दी बढ़ गई है इर्द गिर्द हमारे, तो जिस्म को गर्म करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इन्वर्स इफेक्टर्स रेस्पॉन्स, हमारे इफेक्टर क्या करेंगे? उल्टा काम करेंगे, रेस्पॉन्ड, रिएक्ट करेंगे, रद्द-ए-अमल शो करेंगे। किसके उल्टा? चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर चेंज आई है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। अब ये हल्का सा डायग्राम आपको थोड़े से इसका आइडिया देता हूँ 1-2 मिनट में, और फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक डायग्राम, ये हमारी बॉडी है, ये समझ लीजिए, ये पूरी बाउंड्री है, बॉडी की बाउंड्री है, और बॉडी के 1-2 सेल आपको शो कर दिए मैं ये वाले। ये हमारा कंट्रोल सिस्टम बॉडी का है। अब बॉडी के बाहर ये लंबी सारी लाइन हमने लगा दी हुई है। ये लिखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ़र्ज़ कीजिए फ्लक्चुएशन आ गई है, कमी बेशी आ गई है, वाइड रेंज, बहुत सारी चेंज आ गई है। मसलन टेम्परेचर, शदीद गर्मी पड़ गई है, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है,
था तो 20 और अब चला गया 40 पे। अब बाहर तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतनी चेंज नहीं आती, क्योंकि बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, वो हमारा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स जो हैं वो चेंज, बाहर वाली चेंज अंदर नहीं आने देते। हल्का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम ये देखें, रेस्ट्रिक्ट, रोक के रखते हैं फ्लक्चुएशन को। इन नैरो, वहाँ थी वाइड, ज़्यादा रेंज थी, यहाँ नैरो, यहाँ थोड़ी, ये एरो हम जो इतनी चेंज आई है, ये इतनी। हमारे कंट्रोल सिस्टम ने ज़्यादा चेंज नहीं आने दी, जितनी कि बाहर आ गई है उतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया बॉडी का, उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, एकदम 10-20 डिग्री तो बंदा तो मर जाएगा। लिहाजा हमारे बॉडी लेवल पे कंट्रोल सिस्टम और सेल लेवल पे भी कंट्रोल सिस्टम है, जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम है, जीन लेवल पे भी है। तो ये लिखा हुआ इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर का जो माहौल है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है सेल का। एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन, बहुत ही नैरो फ्लक्चुएशन आएगी हमारे बॉडी सेल्स के इर्द गिर्द या सेल के अंदर। अगर बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा आ गई है तो ये हमारा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो है, होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, जो हमने कहा है थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन, इससे बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। ये है नेक्स्ट छोटा सा एक है, तो ये भी डेफिनेशंस तीनों। बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी। तो इसमें हमने 3 एनवायरनमेंट्स को डिस्क्राइब करना है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक जो है, दिस इट इज़ द डाइल्यूट एनवायरनमेंट, जिस माहौल में एनिमल रह रहा है। मैं एग्जांपल दे दूं, फिश रह रही है पानी में, तो वो पानी किस तरह का है? अगर वो बहुत ही डाइल्यूट है, जिसमें साल्ट बहुत कम है, वो कहलाएगा हाइपोटोनिक, यानी पानी ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, साल्ट नमकियात उसमें कम है, सॉल्यूट्स उसमें कम है। जिस पानी में सॉल्यूट चीनी भी हो सकती है, तो हम शुगर डाल दें पानी में, कम है तो हाइपोटोनिक है, अगर ज़्यादा है तो फिर हाइपरटोनिक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है। तो ये कम गाढ़ा है, डाइल्यूट एनवायरनमेंट। तो डाइल्यूट एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा एज़ कंपेयर टू सेल एनवायरनमेंट। जो सेल उस पानी में, या जो एनिमल सेल, या किसी एनिमल का सेल, या कोई पूरा ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में है, तो हम कंपेयर करें माहौल को, माहौल पानी है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, और उस पानी में जो सेल या जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर माहौल डाइल्यूट है सेल के अंदर के माहौल की निस्बत, सेल का अंदर पानी गाढ़ा है, सेल के इर्द पानी कम गाढ़ा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ऐसे माहौल में क्या होगा? दिस एनवायरनमेंट काजेज एंट्री ऑफ वाटर इनटू सेल। ऐसे माहौल में पानी हमेशा, याद रखना, कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ हमेशा जाएगा, पानी मूव करेगा। यानी जहाँ सॉल्यूट कम होंगे, तो इर्द गिर्द किसी दरिया की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर लेते हैं, रिवर में सॉल्यूट कम है पानी में, और एनिमल वो वहाँ पे रह रहा है, कोई फ़िश रह रही है, उसकी बॉडी में ज़्यादा है, तो पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा फ़िश के अंदर। तो दिस काजेज एंट्री ऑफ वाटर इनटू सेल, या हम कहेंगे इनटू द ऑर्गेनिज्म। सेल बिकम्स टर्जिड, वो सेल फिर फूल जाएगा। मैं ज़रा सा ऊपर आपको ये थोड़ा सा करके आपको, ताकि नीचे वाला डायग्राम ज़रा सा इसी पेज को जो था, बस इस थोड़ा और नीचे करके नीचे आ जाए। ये देखें, ये सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल फूल जाएगा जब उसमें पानी भर जाएगा बाहर से। जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वो मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा गाढ़ा है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा हैं, और जो सेल रह रहा है उसमें सॉल्यूट कम है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज कंपेयर टू सेल एनवायरनमेंट। जो सेल उस पानी में है
उसकी निस्बत माहौल पानी यानी गाढ़ा है, और सेल के अंदर हर सेल में भी तो पानी है ना, वो कम गाढ़ा है। लिहाजा पानी कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाएगा तो सेल का पानी बाहर निकलेगा। इट कॉजेज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, सेल का पानी बाहर निकलेगा। तो जैसे टायर में से हवा निकलती है और वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे हो जाएगा। बलून में से हवा निकलती है, श्रिंक कर जाता है, ऐसे ही सेल श्रिंक कर जाएगा। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल श्रिंक कर जाएगा, हाइपोटोनिक में टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, जैसे बलून में हवा भर दी जाए। और आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, अगर माहौल और उसमें रहने वाला सेल में दोनों में अमाउंट सॉल्यूट की सेम है तो वो आइसोटोनिक है। एनवायरनमेंट विच रिजेंबल्स, जो मिलता जुलता माहौल है। इंटरनल सोल्यूशन सेल के अंदर का और सेल के इर्द गिर्द का जो माहौल है दोनों सेम है, तो दिस इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलमोस्ट नो गेन लॉस ऑफ वाटर। जब अंदर और बाहर दोनों बराबर हैं तो पानी ना उधर से उधर जाएगा ना उधर से ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। और इधर हाइपरटोनिक में ज़्यादा से कम की तरफ पानी जिस तरफ ज़्यादा है, यानी जिस तरफ पानी कम गाढ़ा है उससे दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ सेल कम गाढ़ा है, सेल का पानी बाहर आएगा, और उधर सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल फूल जाएगा, इधर सेल श्रिंक कर जाएगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा, सेल टर्जिड फूल गया, सेल श्रिंक कर गया, और इधर सेल का साइज तकरीबन वही रहेगा। मे काज हार्म टू द सेल, मे काज हार्म टू द सेल, यहाँ सेल को नुकसान हो सकता है। सेल के अंदर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पानी अगर बाहर से अंदर भर गया। तो मैंने अभी कहा था कि हर बॉडी को अल्लाह ने एक फिक्स अमाउंट दी हुई है। हमारी बॉडी में बेतहाशा पानी भर दिया जाए, बॉडी को नुकसान होगा, बॉडी के बहुत सारे होने वाले रिएक्शंस रुक जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे। ऐसा ही पानी किसी सेल का निकल जाए, पानी ही निकल गया, पानी के अंदर तो सारी मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन वाटर, तो वो फिर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा हमने कहा कि मे काज हार्म टू द सेल और नो हार्म टू द सेल बिकॉज देयर इज़ नो गेन लॉस ऑफ वाटर बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो ये अब ज़रा डायग्राम को हल्का सा 1 मिनट के लिए टच कर लेते हैं। और ये देखिए ज़रा, ये मैंने दिखा दिया है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ये सेल टर्जिड हो गया हुआ है, सेल में पानी भर गया है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल का पानी निकल के बाहर चला गया बीकर में और सेल श्रिंक कर गया है। और आइसोटोनिक में सेल नॉर्मल, ये नॉर्मल शेप है सेल की, इधर वही सेल सुकड़ गया है, इधर पानी भरने से स्वेल कर गया है, टर्जिड हो गया, फूल गया है। अब टाइम मैं देख लूँ, फिर छोटी सी 2 बातें करते हैं और फिर बस करते हैं। कितने मिनट हो गए हैं? आपका लेक्चर आज का मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। आज इतनी चीज़ें कर लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।